स्वागत है सभी का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे। आ जाएंगे जल्दी से और देंगे। टेस्ट नंबर आज 27 होना है। कॉमन पेपर का सेट नंबर 27 होना है। तो पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है? आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मात्र एक क्या है, भ्रम है। ये कहने वाले कौन थे, बताइए कौन थे? GDH कोल ने, ठीक है, GDH कोल ने। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी का कहना था कि सारा जो संपत्ति है उसका मालिक कौन होता है? ईश्वर होता है, ठीक है। ईश्वर ही संपत्ति का मालिक है। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्रस्टी है। संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है? संपत्ति का वास्तविक मालिक, संपत्ति का वास्तविक मालिक ईश्वर है। मालिक ईश्वर है। मनुष्य तो बस ट्रस्टी है। मनुष्य तो बस ट्रस्टी है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा है एक इंसान के पास चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस संपत्ति का क्या होता है? ट्रस्टी होता है। वास्तविक मालिक कौन होता है? ईश्वर होते हैं। वास्तविक मालिक कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं, ठीक है। चलिए, और आर्थिक समानता के अभाव में, मतलब जब तक आर्थिक रूप से समानता की भावना नहीं आएगी, आर्थिक रूप से समानता नहीं मिलेगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? मात्र एक भ्रम है, ठीक है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक समता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता है, तो वो मात्र और मात्र क्या है? एक भ्रम है। ऐसे कहने वाले कौन थे? GDH कोल थे। GDH कोल थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? ठीक है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तंत्र ये वैध तर्क नहीं है? मतलब जो वाद विवाद किया जाता है, जो तर्क रखा जाता है, जो अपना विचार रखा जाता है, तो कौन सा वैध नहीं? यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यानी प्रजातंत्र अस्थिरता की ओर ले जाता है, भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इस देरी होती है, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। प्रजातंत्र मतलब क्या? प्रजा का तंत्र, यानी कि प्रजा का शासन, यानी कि क्या? प्रजा का शासन, ठीक है। विश्व में लोकप्रिय शासन कौन सा है? प्रजातंत्र ही है, यानी कि लोकतंत्र ही है। प्रजातंत्र को ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। विश्व का लोकप्रिय शासन, का लोकप्रिय शासन कौन सा है? प्रजातंत्र ही लोकप्रिय शासन। यहाँ पे क्या होता है? होता क्या है? जनता खुद अपनी सरकारें चुनती है, यानी कि जनता की सरकारें होती है। सरकारें होती है, जनता की सरकारें होती। जनता जिस भी दल के नेता को अपनी सरकार, अपने नेता के रूप में है, वही क्या बनाता है? वही सरकार बनाता है, ठीक है। पूरी तरह से इसमें किसको अधिकार होता है? जनता को ही अधिकार होता है। जनता की सरकार होती है, जनता का अधिकार होता है, यानी हर कुछ किसके हिसाब से चलता है? जनता के हिसाब से चलता है। इसीलिए ये विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन है। प्रजातंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन है। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना जो है अमेरिका में हुई। कहां पर? सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना में प्रथम लोकतंत्र कहां पे? अमेरिका में। प्रथम लोकतंत्र कहां पे? अमेरिका में, ठीक है। और अभी वर्तमान में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो अपना भारत है। सबसे बड़ा कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा, ठीक है, अपना भारत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? या अस्थिरता की ओर ले जाता है? या प्रजातंत्र अस्थिरता की ओर ले जाता है? नहीं। भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है? बिल्कुल नहीं। इस देरी होती है? नहीं। एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 113।
प्रभुसत्ता के अद्वैत का समर्थन किसने किया था? प्रभुसत्ता के अद्वैत का समर्थन किसने किया था ये बताना है। रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने, एक से अधिक किया, इनमें से कोई भी नहीं। किसके द्वारा किया गया था बताइए। क्या है? प्रभुसत्ता के अद्वैत का समर्थन किया था, ये आपको बताना है क्या था। ठीक, प्रभुसत्ता ये भी लगभग आपका क्या वही होगा। प्रभुसत्ता, सर्वोच्च सत्ता यहाँ पे किसके पास होती है? सर्वोच्च सत्ता सरकार के पास होती है। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता किसके पास? सरकार के पास इसमें होती है। ठीक है, लोकप्रिय शासन होता है, बहुमत से सरकारें बनती है। इसमें क्या होता है? बहुमत से सरकारें बनती है, बहुमत से सरकार बनती है। ठीक है, तो वही सारी घटनाएं इसमें हो जाएगी। अब ये इसमें कौन है जो समर्थन किया था? रूसो, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, किसने किया था? तो जॉन ऑस्टिन नामक एक विद्वान थे, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन ने इसका समर्थन किया था। जॉन ऑस्टिन, तो आंसर आपका क्या होगा? जॉन ऑस्टिन दिए गए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है? सबसे प्रिय शासन होता है, शासन व्यवस्था। ठीक है, बहुमत की सरकारें बनती है। आगे क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत कौन सा देश आता है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा देश है जो हो जाएगा? चलिए, एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? स्विट्जरलैंड आएगा। स्विट्जरलैंड में कैसी सरकारें होती है? बहुदलीय शासन होता है। यहाँ पर कैसा? बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है। बहुदलीय शासन व्यवस्था यहाँ पर होती है, बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड होगा। संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ? ब्रिटेन का है। संसदीय प्रणाली कहाँ पर है? ब्रिटेन। तो अपने संविधान में, भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ही ली गई है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ही लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी वहीं से है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता ये भी कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ही। संसद की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ही ये भी लिया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय बोर दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। राष्ट्रीय बोर दिवस 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो लिखिए, 14 सितंबर की अगर बात करें तो क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को। वहां 25 जनवरी दिया हुआ है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी को। चलिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण
पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, चलिए उसके बाद 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 ये वो डेट है जिस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ये निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय बोर दिवस भी कब मनाते हैं? 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय बोर दिवस भी मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी राष्ट्रीय बोर दिवस आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 116, किसने यह विचार व्यक्त किया है? किसने यह विचार व्यक्त किया है यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाएगी? ठीक है, किसने ये कहा है यदि न्याय व्यवस्था नहीं होगा, यदि न्याय व्यवस्था नहीं हो तो राज्य क्या होगा? लुटेरों की एक टोली बन जाएगी। किसके द्वारा कहा गया है? सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, प्लूटो के द्वारा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए किस द्वारा ये कहा गया है? चलिए, दो खूबसूरत सा स्टेटमेंट, दो खूबसूरत सा स्टेटमेंट है, सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। किसका है? सेंट ऑगस्टाइन का ही है, सेंट ऑगस्टाइन का ही है। क्या है? पहला है कि जिसने हमें बिना हमारी सहायता के बनाया है, ने हमें बिना हमारी सहायता के बनाया है, वो बिना हमारी सहमति के हमारी सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या था कि जिसने हमें बिना हमारी सहमति के बनाया है, पहला स्टेटमेंट है, ने हमें बिना हमारी सहमति के, बिना हमारी सहमति के बनाया है, बिना हमारी सहमति के बनाया है। वो क्या? बिना हमारी सहायता के, सॉरी, बिना हमारी सहायता के बनाया है, बिना हमारी सहायता के बनाया है। वो बिना हमारी सहमति के, बिना हमारी सहमति के, बिना हमारी सहमति के हमारी सहायता नहीं कर सकता, हमारी सहायता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर हम कुछ उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी सहायता कर देगा, ठीक है, अपने आप सहायता कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बनाने वाले भी हमसे उम्मीद करते हैं कि आप उनसे सहायता मांगे, तब वो आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तब वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है, जिसने हमें बिना हमारी सहायता के बनाया है, मतलब कोई सहायता नहीं था, कोई सहमति हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बनाया है, वो बिना हमारी सहमति के हमारी सहायता नहीं कर सकता है, बिना हमारी सहमति के हमारी सहायता नहीं कर सकता, मतलब उसे हमारी सहमति चाहिए ही चाहिए। ये खूबसूरत सा स्टेटमेंट इन्हीं का है। ठीक है, दूसरा है कि दुनिया एक किताब है, दूसरा स्टेटमेंट है, दुनिया एक क्या है? किताब है, और जो लोग यात्रा नहीं करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठ पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इन्हीं का क्या है कि दुनिया एक किताब है, दुनिया एक किताब है, दुनिया एक किताब है, और जो लोग यात्रा नहीं करते हैं, जो यात्रा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक पृष्ठ पढ़ते हैं, एक
पृष्ठ पढ़ते हैं। जैसे इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से एक बुक को पढ़ने के लिए, एक बुक में कई सारे पेज होते हैं, उस बुक को पढ़ने के लिए हर पेज को पढ़ना पड़ता है, तभी बुक कंप्लीट होती है ना। उसी तरह दुनिया भी क्या है, एक किताब है। दुनिया भी क्या है, एक किताब है। और हर जगह, हर जो आप, हर मतलब आपका जो हर स्थान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक एक पृष्ठ होता है। और अगर आप इस दुनिया की यात्रा नहीं करते हैं, मतलब एक ही जगह पे रह जाते हैं, एक ही तरह से रह जाते हैं, मतलब आप इस दुनिया रूपी किताब का सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठ पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठ पढ़े हैं। ये भी कथन किसका था, सेंट ऑगस्टाइन का ही था। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सेंट ऑगस्टाइन ही ये भी कहने वाले थे कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य क्या होता है, लुटेरों की टोली बन जाता है। ठीक है, यानी न्याय होना जरूरी है ताकि हम बच सके। क्वेश्चन नंबर 117, अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। का परंपरावाद का, व्यवहारवाद का, उदारवाद का, एक से अधिक। अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ में, अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ में राजनीति विज्ञान जो है का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है किसका, ये बताना है। एक मूल सिद्धांत है किसका, का हो जाएगा ये मूल सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत है। किसका, व्यवहारवाद का ये सिद्धांत है। किसका है, व्यवहारवाद का सिद्धांत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और व्यवहारवाद के जनक की बात करें, व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो व्यवहारवाद के जनक थे बी वॉटसन। कौन थे, बी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक थे। बी वॉटसन जनक कौन हो जाएंगे, बी वॉटसन जो है ये व्यवहारवाद के जनक हो जाएंगे, बी वॉटसन। चलिए आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 118, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किसके द्वारा की गई, ठीक है, ये बताना है। चलिए, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पहली बार सांप्रदायिकता की बात किसमें की गई थी, तो कई बार बताए हैं सांप्रदायिकता का बीज किसमें बोया गया था, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में ही सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था। और आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 19 का जो भारत परिषद, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इसी में पहली बार सांप्रदायिकता की बात सामने आई। और ये सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता की पहली बार बात किसमें आई थी, 1909 के ही भारत परिषद अधिनियम में आया था। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, मुस्लिम के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, मुस्लिम के लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग से की गई थी। फिर धीरे धीरे जो भी भारत परिषद अधिनियम आया उसमें बढ़ोतरी होते गया। फिर 1919 में इसे बढ़ा दिया गया, 1935 में महिलाओं के लिए भी कर दिया गया, महिला दलित वर्ग, ठीक है, इन सब के लिए भी कर दिया गया था। और 1919 को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है ये बताना है। बताइए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं। का क्या नाम है, क्या नाम है।
चलिए, पहला क्या है, अरस्तु ने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है। बिल्कुल नहीं, ये कहने वाले कौन थे, हेगल थे। कौन थे, हेगल ने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, एक मार्च है। उसके बाद है आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। आधुनिक जो राज्य है ये वर्ग शोषण का एक साधन है, ऐसा कहने वाले कौन, हेगल है। अच्छा, ये तो आपका गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब भी है, हेगल ने कहा है आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, बिल्कुल गलत है। ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने ये कहा था। कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। तो आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, कहने वाले कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। ये कहने वाले हैगल थे, हैगल उन्होंने कहा था। तीसरा है गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक से अधिक गलत है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 120, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम बाद 1985। बंबई नगर निगम बाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की थी। ठीक है, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम बाद कब का था, कब का था, 1985 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसके निर्णय की गारंटी की बात की थी, जीने के अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किसके अधिकार की बात इसमें की गई थी। क्या हुआ, चलिए क्वेश्चन क्या है 120, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम बाद 1985 का है, कब का, 1985 का है। में किस अधिकार की बात की गई, तो इसमें बात किया गया था फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं, फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये नगर निगम की तरफ से, बंबई नगर निगम की तरफ से ये केस लड़ा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपना निर्णय दिया था कि फुटपाथ वाले लोग को तभी फुटपाथ पर से हटाया जाएगा, जिसे कि हम लोग झोपड़पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो बंबई के झोपड़पट्टी के लिए मुख्य तौर पर यह निर्णय आया था कि इसे तब हटाया जाएगा जब तक इसके रहने की व्यवस्था ना जाए। ठीक है, जब तक इसके रहने की व्यवस्था ना की जाए तभी इसे फुटपाथ पर से हटाया जाएगा। और ये अधिकार किसमें आता है, जीने के अधिकार में आता है। किसमें, जीने के अधिकार में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जीने का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी में आपसे रिलेटेड जितना भी, ठीक है, अधिकार है वो सब दिया गया है आपको जीने के लिए। जैसे स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार,
इसी में दिया गया है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, वो सभी अधिकार जो आपके अधिकार की रक्षा करता है बिना दूसरे को हानि पहुंचाए। किसमें है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही है। चलने का अधिकार इसी में है, सोने का अधिकार इसी में है। ठीक है, तो सारा आपका हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर इसका हो गया, 120 का ए। क्वेश्चन नंबर 121, धारा अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें निम्न में से कौन सी थी? धारा अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें कौन सी थी ये बताना है। पहला क्या है स्टेटमेंट? पहला है गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल जो है उनको अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया था, पहला है। दूसरा है गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। तीसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और उसके कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान था। तो दो स्टेटमेंट इसमें सही है। दो इसमें सही है। पहला कि भारतीय गवर्नर जनरल जो है अपने परिषद के निर्णय पर वीटो शक्ति का यूज कर सकते, ये सही है। दूसरा है गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति की शक्ति भी इनको दी गई है, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान जो है ये 1793 में किया गया। कब किया गया? 1793 में। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कब की गई है? तो 1793 में की गई है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं हम भी। चलिए, तो ये दोनों सही है, बाकी ये गलत है, इसका भी लिख लीजिएगा। 1793 सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 122, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने या गंवाने संबंधी प्रावधान है? मतलब नागरिकता कितने तरीके से मिल सकता है और नागरिकता को कितने तरीके से छीना जा सकता है। ठीक है, नागरिकता पाना और नागरिकता की समाप्ति, ये किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था? संविधान के प्रारंभ होने के बाद पूछा जा रहा है। नागरिकता की अगर हम बात करें तो किस भाग में है नागरिकता? भाग में है भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, भाग 2 आपका कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। फिर 12 से क्या स्टार्ट होता है? मौलिक अधिकार 12 से स्टार्ट हो जाता है और 5 से 11 तक में नागरिकता की बात है। ठीक है, और ये अधिनियम कब का है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 का है। नागरिकता अधिनियम 1955 का हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 सही आंसर इसका हो जाएगा। उन्नीस सौ पचपन का जो अधिनियम है इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितने बार? 6 बार, जिसमें लास्ट बार 2019 में हुआ था। इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 6 बार संशोधन हो चुका है और अंतिम संशोधन कब हुआ था? 2019 में अंतिम संशोधन किया गया था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2019 बना था। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर इसमें हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रपति अपने अधिकार का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सेना का कमांडर इन
किसके सलाह से करता है ये बताना है। बताइए क्या होगा। राष्ट्रपति अपने अधिकार का निस्तारण किस सहायता से करता। दो अनुच्छेद है, एक है 74, एक है 74 और दूसरा है क्या 75। 74 में क्या है, 74 में है एक मंत्री परिषद होगा, एक क्या होगा मंत्री परिषद होगा, जिसके प्रधान कौन होंगे, प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि जो भी इस दल का बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है, वो प्रधान होंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये बातें 74 में की गई है और 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री यानी पीएम जो है की जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने अधिकार का निस्तारण किसकी सलाह से करता है, किसकी सलाह से करेगा, तो मंत्री परिषद की सलाह से। किसकी सलाह से, मंत्री परिषद के सलाह से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद की सलाह से वो अपने शक्ति का यूज करेंगे। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। चलिए, और प्रधानमंत्री जो है वो, प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का क्या होता है, योजक कड़ी के रूप में काम करता है, कड़ी के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है क्या होगा आंसर। सूची 1 को से मिलाइए और बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। संवैधानिक संशोधन 368 यानी 368 में है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकालीन स्थिति है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन की पहल, अखिल भारतीय सेवा की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको है, राज्यसभा को है। किसको, राज्यसभा को सिर्फ अधिकार है कि वो अखिल भारतीय का सृजन या समापन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत। तो ए का क्या होगा, ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मिलाने के लिए दिया नहीं है, तो लिखेंगे ए का 4, बी का 1, का 2 और डी का 3 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 125, संप्रभु राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था क्या है, संप्रभु राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था क्या है ये बताना है। बताइए क्या होगा, संप्रभु राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था क्या है। क्या क्या है पढ़िए। एक राजनीतिक प्रणाली, संप्रभु राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है, राज्य क्या है, ये सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण भी है। एक आर्थिक प्रणाली, सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलू को नियंत्रित करती है, बिल्कुल नहीं। एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। क्लास ऑफ नहीं, एनटीपीसी क्लास तो चलता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संप्रभु राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 126, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए, यहाँ पे पिछड़े वर्ग के आरक्षण यानी ओबीसी के आरक्षण की बात की गई है। भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता किस वर्ष निर्णीत हुई, यानी कि किस वर्ष लागू हुई थी, ये बताना है। 1992 में, 93 में, 91 में, कब हुआ था ओबीसी के।
बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ये केस कौन सा था? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस था, ठीक है, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की गई। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की गई, ठीक है। चलिए, केस कौन सा था? इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस था, ठीक है। ओबीसी के आरक्षण की बात की गई थी, ओबीसी के आरक्षण की बात की गई। कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी? 27%। कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण की बात इसमें गई, 27% आरक्षण की बात। और इसे कब लागू किया गया? 13 अगस्त 1990 का ये था, लेकिन कब इसे लागू किया गया? तो 1992 में। कब? 1992 में, 1992 में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और इसके लिए आयोग का गठन, ओबीसी आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में ओबीसी आयोग का भी गठन कर दिया गया, ठीक है। अगर हम 1993 की बात करें तो 1993 में ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया। अच्छा, इससे रिलेटेड दो अनुच्छेद जो है कौन कौन सा है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे 105वां संवैधानिक संशोधन, 105वां संवैधानिक संशोधन, इसमें लिए राज्य, इसमें राज्य के लिए पृथक रूप से ओबीसी की बात की गई है। राज्य के लिए पृथक रूप से ओबीसी की बात की गई है। राज्य में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आयोग की बात 105वां संवैधानिक संशोधन में किया गया है, ठीक है। और 102 में भी ओबीसी से रिलेटेड ही है। 102वां संवैधानिक संशोधन भी ओबीसी से ही रिलेटेड है। तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। कौन सा कथन? यहाँ मौलिक अधिकार और आपको कौन सा दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, बताना है कौन सा कथन गलत है, नहीं कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखिए क्या है। मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संतुति है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संतुति। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत कल्याण का संवर्धन करता है। दोनों ही बिल्कुल अपोजिट दे रखा है, दोनों ही। तीसरा है मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो है ये न्याय संगत होता है, मतलब के लिए हमें न्याय मिल सकता है। मौलिक अधिकार के लिए हमें न्याय मिल सकता है। हम जो है मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते हैं। ये गैर न्याय संगत है, ठीक है। और इस दोनों में जो बात की गई है बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि देखिए, मौलिक अधिकार एक विधिक संतुति है, यानी कि एक कानूनी संतुति है, ठीक है। इसमें इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। और राजनीतिक संतुति आपका ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये एक नैतिक संतुति हो जाएगा, ठीक है। अपना ये होता है राज्य का, हर राज्य का होता है कि वो लागू करे। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करता नहीं, नीति निर्देशक तत्व सामुदायिक कल्याण की बात करता है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 128, किस अधिनियम में प्रथम बार गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया है? किस अधिनियम के तहत पहली बार, किस अधिनियम के तहत पहली बार ये व्यवस्था की गई कि प्रथम गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध है? मतलब एक भारतीय सदस्य, ये बताना है। पॉलिटी का भी सारा अपलोड है, इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, जो नहीं है वो हो जाएगा।
बताइए कौन सा हो जाएगा, किसमें ये बात की गई नहीं है? अच्छा ठीक है, करवा देंगे, ठीक, देख के करवा देंगे। चलिए, तो ये जो व्यवस्था है भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया, 1909 में किया गया। और इसमें पहले जो बने थे, पहले जो कार्यकारिणी परिषद में एक व्यक्ति को चुना गया था, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसमें चुने गए थे। कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद, हाँ, को इनमें विधि सदस्य के रूप में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में चुना गया था, विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। कब का अधिनियम था? 1909 का अधिनियम था। इसी को बताए क्या? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार इसी को बोलते हैं। और ये जो एक भारतीय सदस्य रखने की व्यवस्था 1909 में की गई थी, इसे बढ़ाकर 1919 में 3 कर दिया गया। 1919 कहाँ है? नहीं है, तो इसे बढ़ाकर बढ़ाकर 3 सदस्य सदस्य कर दिया गया। कब? 1919 में, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में बढ़ाकर 3 कर दिया गया, जबकि 1909 में एक ही था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 129, दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? चलिए, एस ए डांगे है, जयप्रकाश नारायण है, महात्मा गांधी है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दल विहीन प्रजातंत्र ये सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। बताइए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, और पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका डिस्कशन भी हो चुका है। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? चलिए, पहला क्या है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल ही सही है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र होता है, उसमें 21 तिलियां होती है। क्या ये बातें सही है? चक्र में 21 तिलियां होता है, अशोक चक्र से दिया गया है, ठीक है। तो इस चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती, 24 तिलियां होती है। ये सभी को पता है, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई, सबसे पहले तो अच्छा ठीक है, चौड़ाई लंबाई देखते हैं, अनुपात 3:4 है। गलत है। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, 3 अनुपात कितना होता है? 2 होता, 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ये क्या हुआ? ये भी आपका गलत हो गया। 3 रंग की पट्टी हो, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता सबसे पहले संविधान सभा में किसने पेश किया है? हंसा मेहता ने। संविधान सभा में पेश करने वाले कौन है? संविधान सभा में पेश करने वाले हैं हंसा मेहता। हंसा मेहता जो है ये पेश करने वाले हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उनके एक के तहत, 19 के तहत हर नागरिक का क्या है? ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब का है? 2002 का है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब का है? तो 2002 का है, 2002 का है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसे कब शामिल किया गया? तो किस समिति के सिफारिश पर? तो बीजी खड़गे समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। तो कौन सा सही है? तो केवल और केवल 1 सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर होगा। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था और पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को किया गया था। 14 अगस्त तो 47 को पहली बार प्रदर्शन किया गया, पहली बार प्रदर्शन किया गया था, पहली बार। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 43 में, 51 में, 56। राज्य पुनर्गठन आयोग संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बताइए क्या होगा? चलिए, अगर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो कब का है? तो 53 का है। कब का? 1953 का है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का है, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया था। कब? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहला राज्य कौन बनता है? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और कब इसका गठन होता है? आंध्र प्रदेश है, इसका गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी यही था। आयोग कब का है? 1953 का है, लेकिन का जो वर्ष है राज्य के पुनर्गठन का 1956 है। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। बताइए कौन सा सही नहीं है? चलिए, पहला है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। पहला है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य थे। सही है, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 7 सदस्य थे। अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है। नहीं, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत कौन होता है? हाई कोर्ट होता है, जो मूल अधिकार की रक्षा करता है। चलिए, के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल, प्रारूप समिति का गठन कब? 29 अगस्त 1943 को हुआ था। 29 अगस्त 1943 को हुआ था। अंबेडकर जी जो है, अंबेडकर जी
ये इनके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं होता है। कौन होता है संरक्षक? सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद के तहत 32 में ही है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार में है, ये 32 में ही दिया गया है। तो ये कथन क्या हुआ? गलत हुआ, और यहाँ पे गलत की ही बात की गई है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का जो गठन है जुलाई 1946 में, सभी को पता है कब किया गया था? जुलाई 46 में संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा का वापस से गठन विभाजन के बाद कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ठीक है, विभाजन के बाद गठन, विभाजन के बाद गठन कब? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? डीपीएसपी भी इसे कहा जाता है। किस भाग में है? भाग 4 में है। 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा की गई है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। क्या ये वाद योग है? नहीं, ये वाद योग नहीं है, यानी कि ये गैर वाद योग है, वाद योग नहीं है। क्या इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल भी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है, सामाजिक को करता है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। किसको करता है? तो दोनों को, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, कल्याणकारी समाज की स्थापना करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है, कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 134, एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है गया है, बताइए। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये हमारे संविधान में तो नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है। किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है, 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1970 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। ठीक है, कितना जोड़ा गया था उस समय? 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। कितना? 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, और ये 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है, 2002 के तहत जोड़ा। चलिए, अब इसमें क्या क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखना और उनका पालन करना भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन भी सही है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन शामिल है? तीनों शामिल है, तो इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त कोई भी नहीं। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? सारा शामिल है, तो आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, एक से अधिक, या इनमें से? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दोनों सदन के लिए संयुक्त बैठक होता है। जब दोनों सदन को एक साथ बुलाकर बैठाकर किसी चीज पर निर्णय लेने की बात हो तो संयुक्त अधिवेशन होता है। बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, और अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो
अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हुए तब कौन करेंगे? अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हुए तो कौन करेंगे? नहीं होने पर इसके बाद करेंगे उपाध्यक्ष। लोकसभा के तो उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष वो करेंगे और लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। के बाद अगर ये भी नहीं हुए तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, ये अध्यक्षता करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 136। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो किसको संसद के पटल पर रखवाएगा? 4 दिया हुआ है, सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो संसद के पटल पे रखवाएंगे। संघ वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के पटल पे रखवाते हैं, सही है, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को रखवाते हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाते हैं, ये गलत है। लोक लेखा समिति की बात करें तो 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में स्थापना होती है। इसमें सदस्य की संख्या 22 होता है, 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से? राज्यसभा से। 7 कहाँ से? 7 होते हैं राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से। का जो प्रतिवेदन है इसको संसद के पटल पर राष्ट्रपति नहीं रखवाते। ठीक है, चलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदक को बिल्कुल को रखवाया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 137। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं प्रति ये बताना है। लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार 74 के अनुसार कौन सा कथन सही है बताना है। पहला वाला तो सबको पता होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से कहा जाए, व्यक्तिगत रूप से के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से प्रति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत बिल्कुल सही है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ही वो होते हैं। तीसरा है 75(3) के अनुसार ये भी सही है और 74(3) के अनुसार ये गलत है। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 का सही आंसर हो जाएगा सही। अच्छा 74 के 3 की बात करें, इसमें क्या है? तो 74 के 3 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार कर सकते हैं। 74 के 3 क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर पुनर्विचार कर सकते, 74 का 3 कहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो गया, बिल्कुल बी। आगे क्वेश्चन नंबर 138। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है ये बताना। कौन उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति के बारे में बताएं, 19 की स्थापना होती है और प्राक्कलन समिति की बहन के तौर पर इसे जाना जाता है। प्राक्कलन समिति के बहन बहन के तौर पर इसे जाना जाता है, जुड़वा बहन तौर पर इसे जाना जाता है। सदस्य की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ठीक है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से हैं। बताइए क्या हो जाएगा?
चलिए, संसद की लोक लेखा समिति की बात करें तो संसद की जो लोक लेखा समिति है इसके बारे में आपको बताएं। और क्या हो सकता है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, विपक्षी दल के नेता होते हैं। विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और प्रथम कौन थे, प्रथम मीनू मसानी, प्रथम के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अपनी रिपोर्ट को सौंपता है, ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट होता है उसकी जांच करना। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करना। और इसकी बैठक में उपस्थित भी कौन रहता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा महालेखा। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? 31वां, 35वां, 42वां। अच्छा, 42वां की अगर हम बात करें तो इसे लघु संविधान कहा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में हुआ था। कौन सा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर 59 प्रावधान जोड़े गए थे। 59 प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है, 5 वर्ष का होता है आमतौर पर, लेकिन इसमें 5 से कितना कर दिया गया, 6 कर दिया गया। कोरम की जो व्यवस्था है, कोरम की व्यवस्था इसमें समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रपति जिसके पास कोई विधेयक जाता है और पुनर्विचार का अधिकार होता है वो उससे छीन लिया गया था। ठीक है, वो उससे क्या किया गया था, छीन लिया गया था। और जितना भी आप अनुच्छेद देखते हैं, जैसे 51 का क मौलिक कर्तव्य इसके तहत जोड़ा गया, 48 का क इसी के तहत जोड़ा गया, 49 का क इसी के तहत जोड़ा गया, 43 का क इसी में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सभी जो है वो इसमें ही जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें 525 से 545 किस में किया गया, तो 31वां में किया गया, 31वां संवैधानिक संशोधन में किया गया। 35वां के तहत क्या किया गया, सिक्किम को शामिल किया गया है। लेकिन 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को क्या किया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आप मुख्य तौर पे 36 याद रखेंगे। 35 के तहत भारत में शामिल किया गया था सिक्किम को, और 36 के तहत पूर्णतः भारत के राज्य का दर्जा ऐसे दे दिया गया। गोवा को भी भारत में राज्य का दर्जा दिया गया है। 56वां संवैधानिक संशोधन 87 में किया गया। 56वां संवैधानिक संशोधन 87 में किया गया, जिसके तहत गोवा को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्णतः राज्य का दर्जा गोवा को दे दिया गया। ठीक है, 140 जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई, बताना है। भारत में कौन थे करने वाले, पी.एन. भगवती थे, कल ही बताए हैं। भारत में कौन है, पी.एन. भगवती है बात। और इसकी अवधारणा कहाँ, कनाडा में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, कहाँ में, तो अमेरिका में हुई। कहाँ पे, अमेरिका में ही है। तो सामाजिक कार्यवाही याचिका भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जनहित याचिका की जननी किसे कहते हैं, तो कपिला हिंगोरानी को कहते हैं। कपिला हिंगोरानी को कहा जाता है जननी, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता, यानी राज्यपाल की योग्यता की बात की गई है, किसमें है? ऐसा क्वेश्चन है, राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में
संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए चलिए, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के तहत मैक्सिमम जो है वो आपको याद हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस 153 से स्टार्ट करते हैं। 153, 54, 55, 56, 57, 58। ये र से राज्यपाल का पद, यानी हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या दो से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की पद की बात की गई। क से है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका की बात इसमें की गई है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। नी से नियुक्ति 155 में, किस है 155 में। किस में है 155 में है। का से कार्यकाल है, यानी एक राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, कहा गया है 156। द से योग्यता, योग्यता की बात 157 में। सौ से सेवा शर्त, सेवा शर्त है। और 100 से शपथ, 100 से क्या होगा, शपथ होगा। शपथ की बात किसमें है, आपका राज्यपाल से संबंधित जो मुख्य है वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से कि आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या, योग्यता पूछा है ना, योग्यता किसमें, योग्यता आपका 157 में। आंसर होगा 157, 157। आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 142। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, ये आपको बता, विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, सभा, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व। ये क्या, विधायिका में शामिल कौन कौन। राज्यों की विधायिका, विधानमंडल में 2 अंग होते हैं। विधान परिषद और राज्यपाल, विधान परिषद तो कहीं होता है कहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, विधानमंडल है, विधानमंडल है। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो अंग की अगर बात करें तो अंग हो जाएंगे 3। कौन कौन, एक राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान। और सदन की बात करेंगे तो सदन 2 हो जाएगा, सदन 2 हो जाएगा, सदन सदन 2 हो जाएगा। और अंग 3। आइए अब देखते हैं, पहला है विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होता है। ये आपका हो गया गलत। विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद तो हर राज्य में होता नहीं है, ठीक है, गलत। विधानसभा और राज्यपाल सही है, जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां के लिए तो सही है, राज्यपाल और विधानसभा। चौथा है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व हो, ये भी लिख दिया है, यानी कि आपका ये भी हो जाएगा। तो 3 और 4 दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका 3 और 4 हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद आपको याद रखना है, 168, 169, 170, 171, 4 विधानमंडल से है, विधानसभा और विधान परिषद से ये अनुच्छेद रिलेटेड है। 168
168 में विधान मंडल की बात की गई है, ठीक है। 169 में विधान परिषद, ठीक है, कहाँ पर ये इसका होगा, कहाँ पर नहीं होगा, इसकी बात की गई है। और 170 में विधानसभा की बात की गई है, विधानसभा के संरचना की बात की गई है, किसकी संरचना की बात की गई है। और इसमें क्या है, सृजन और समापन की बात है, और समापन की बात है, किस तरह से निर्माण किया जाएगा, किस तरह से इसका को हटाया जाएगा। और 171 में इसके संरचना की बात की गई, संरचना की बात की गई। 4 अनुच्छेद 168, 169, 170, 101, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश राज्य से होने चाहिए, ताकि न्यायिक व्यवस्था जो है वो कायम रहे। ही राज्य में हाईकोर्ट है, वहां पर उस हाईकोर्ट में उस राज्य के व्यक्ति जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। और 1/3 जो न्यायाधीश है वो दूसरे राज्य से आएंगे, 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से आएंगे, ठीक है। तो ये बात कहा गया, ये बताना। चलिए, तो ये कहने वाले 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, HR खन्ना थे। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 8वें आयोग अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बारे में कहा है। कौन थे, न्यायाधीश HR खन्ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की बात की गई है। और एक अनुच्छेद है आपका 231, कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होगा, 2 या अधिक राज्य के लिए, या अधिक राज्य के लिए। पहले तो एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट था, लेकिन बाद में व्यवस्था की 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है, अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 144, पंचायत की संरचना के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। पंचायत की कौन सा सही है बताना है, बताइए 144 का आंसर। किसी राज्य का विधानमंडल ही द्वारा पंचायत की संरचना की बंद करता है, हाँ विधानमंडल ही करता है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, बिल्कुल सही। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करता है, बिल्कुल नहीं। कहीं पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, कहीं द्विस्तरीय व्यवस्था होती है, कहीं जो है वो 4 आधार पर इसकी व्यवस्था की जाती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। लेकिन जहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो बात है ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई है। ये क्या होता है, जिला परिषद होता है, जिला स्तर पे कौन होता है, जिला परिषद होता है जिला स्तर पे, ठीक है। उसके बाद पंचायत स्तर पे पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति हो जाएगा। और फिर ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत हो ग्राम पंचायत आएगा, ठीक है। इस तरह से संरचना होती। आंसर क्या होगा, सी। 45, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में कितना है, 1/3 है, स्थान आरक्षित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पंचायत के लिए जो आरक्षण की बात है, किस है, 243 के डी किया गया है आरक्षण। 146, पंचायती राज को संवैधानिक प्रदान करने की संतुति कमेटी के द्वारा की गई, वैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस द्वारा की गई, ये बताना। LM सिंधवी कमेटी, बलवंत राय मेहता राव कमेटी, अधिक या इनमें से
कौन सा हो जाए? एलएम सिंघवी समिति में कहा गया था और कब का है? 1986 का एलएम सिंघवी। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। हाँ, संवैधानिक संशोधन 92 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक। और हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और उसमें राज्य की बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति स्तरीय ढांचे की बात की गई, स्तरीय ढांचे की बात की गई थी। फिर आपका अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 57 का है, अशोक मेहता तो 77 का है समिति 1950। 147 बिहार के पटना और गया के नगर में कैन का गठन 84 में कब किया गया था? तो 65 में। बी 148 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 कौन सा बताना, कौन सा का? के आलोक में बिहार योजना का गठन कार्य संचालन नियमावली का गठन, हर ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, हर ग्राम कचहरी न्याय मित्र योजन और सेवा शर्त 7। क्या होगा आंसर? एक से अधिक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम 2006 का अधिनियम भी इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2000। आगे क्वेश्चन 149 बिहार में राष्ट्रपति शासन पर कब लागू किया? राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय सीएम कौन? भोला पासवान। गठबंधन की सरकारें थी लेकिन बाद में सरकारें गिर जाती है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो राष्ट्रपति सिफारिश करते, और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल जिन्होंने सिफारिश की थी राष्ट्रपति, और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति लगा था। कब? 26 जून 1960 लगा था। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी इसमें विधान परिषद भी है और विधान परिषद राज्य में राज्य में राज्य में वह है महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में कितना? 75 है, बिहार में 75 है। साथ ही साथ कर्नाटक में भी कितना? 75 सीट है। आंध्र प्रदेश में 58 जाएगा, 8 हो जाएगा, और तेलंगाना में 40 हो, तेलंगाना में 40 होगा। तो किस अनुच्छेद में द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात की गई? विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद बात है। वन विधानमंडल की बात की जाती है, और 169 आपको बताए हैं विधान परिषद की बात, सृजन और समापन की बात है, और विधान परिषद से 171 भी है जो कि संरचना की बात करता है, ठीक है। और बीच का जो 170 है ये विधान सभा की बात करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल है, विधान परिषद है, आंसर आपका क्या होगा?
अच्छा, यहाँ पे अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद तो है नहीं, तो बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था जल की व्यवस्था क्या नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा लगाना है रचनात्मक जल की व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा विधान तीनों आते हैं, तो अगर इस तरह से लगाते हैं तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, एक से अधिक है। दोनों चीजें हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, दोनों चीजें आपको बता दिए हैं। अगर आप अनुच्छेद को छोड़ देते हैं, अनुच्छेद बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल देखते हैं, तो विधानमंडल में राज्यपाल विधान परिषद विधानसभा तीनों आते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अनुच्छेद अगर आप देखते हैं तो कोई भी का आंसर पॉलिटी का बस एक, उसके बाद ज्योग्राफी